नमस्कार, आप साहित्य तक पर हैं। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और शब्दरथी कार्यक्रम में मेरे साथ आज मौजूद हैं विनोद अग्निहोत्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी पत्रकारिता जगत के जाने माने नाम हैं, हम लोगों के अग्रज रहे हैं। 3 दशक से अधिक हिंदी पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र और आज का जो डिजिटल मीडिया है उसको अपनी उपस्थिति से प्रभावित करते रहे हैं और देश की जितनी भी तरह की राजनीतिक घटनाएं हो सकती हैं या सामाजिक घटनाएं हो सकती हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे रहे हों, नारी अधिकारों से जुड़े मुद्दे रहे हों, आरक्षण से जुड़ा मुद्दा रहा हो, संसद से जुड़ा रहा हो, संविधान से जुड़ा रहा हो या किसी भी तरह का राजनीतिक उभार रहा हो, उन सब पर बारीक नज़र रखी है। न केवल बारीक नज़र रखते रहे बल्कि नेतृत्व भी दिया है। कई बार तमाम तरह के समाचार ब्यूरो को हेड किया है, कई अखबारों में सलाहकारी भूमिका निभाई है और कई राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के भी करीबी रहे हैं सलाह के स्तर पर। आपकी एक पुस्तक आई है, आज शब्दरथी में चर्चा की वजह यह थी कि आंदोलन जीवी, यह पुस्तक आई है किसान संघर्ष और आज़ाद भारत के जन आंदोलन। आंदोलन जीवी जब भी आता है, यह शब्द इजाद किया हुआ है। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा विनोद अग्निहोत्री जी से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह एक बड़ा ही कह सकते हैं कि हास्यास्पद सा शब्द है। आंदोलन पर किसी की जीविका आधारित हो सकती है, यह लगभग असंभव सी बात है। आंदोलन हम तभी करते हैं या कोई भी तभी करता है जब वो असंतुष्ट होता है या कुछ पाना चाहता है। तो इस शब्द के पीछे की जो सोच थी और यह शब्द आपको इतना क्यों भाया कि आपने शीर्षक लगा दिया। देखिए जयप्रकाश जी, बहुत दिलचस्प कहानी है इस शीर्षक की। आमतौर पर ये शब्द चूंकि प्रधानमंत्री जी ने संसद में किसान आंदोलन के दौरान बोला था, इसलिए ये प्रचलित हो गया और इसकी चर्चा हो गई। इसलिए जब भी ये किताब किसी के पास जाती है तो पहला सवाल यही होता है कि आंदोलन जीवी क्यों आपने रखा और क्या इससे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से कुछ लेना देना है। मैं सच बताऊं कि किताब के बारे में तो मैं किसान आंदोलन जो दिल्ली में हुआ उसके पहले से मैं सोच रहा था कि मुझे किताब लिखनी है जिसमें तमाम सारे उन आंदोलनों को लिखना है जिनको मैंने बतौर पत्रकार कवर किया है अपने 37-38 वर्ष के पत्रकारिता के जीवन में। जब दिल्ली का किसान आंदोलन हुआ तो मुझे लगा अब ये सही समय है अपनी किताब को पूरा करने का। लिख तो पहले से ही रहा था तो पूरा किया। दरअसल आंदोलन जीवी, मैं शीर्षक कैसे आया, शब्द तो आ चुका था जी। और मेरे मन में कतई ये नहीं था कि मैं ये शीर्षक रखूंगा, आंदोलन रखूं या आंदोलनों की कहानी या इस तरह से कुछ भी रखने का। तो एक दिन कुछ किसान नेता मेरे दफ्तर आए तो उनसे बातचीत होने लगी। बातचीत तो मैंने कहा कि मैंने किसान आंदोलन पर मैं किताब लिख रहा हूँ और कुछ और जन आंदोलनों पर लगभग पूरी होने वाली है। तो उसमें से एक किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के, आत्मजीत सिंह। उन्होंने कहा साहब शीर्षक क्या रखा है आपने? मैंने कहा शीर्षक तो अभी सोचा नहीं है। तो बोले अगर तय ना किया हो तो मैं एक सुझाव दूं। मैंने कहा बताइए। बोले आंदोलन जीवी रखिए। तो मेरा शब्द तो बड़ा जो है वो है प्रासंगिक है, लेकिन हमने कहा इसका एक प्रसंग है चूँकि जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको इस पर आंदोलन जीवी ही रखना चाहिए। फिर हम दोनों ने इस पर विचार किया। आपने जैसे कहा कि ये शब्द एक तरह से आंदोलनों को कमतर करता है या उनके प्रति नकारात्मक धारणा, तो ये एक व्यंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा में जी। और उनका इशारा ऐसे तत्वों की तरफ था जो कई लोग समाज में होते हैं जो आंदोलनों के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, उनको आप आंदोलन जीवी कह सकते हैं। लेकिन मेरा जो अर्थ है वो दूसरा है। जैसे बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी तो बड़ा सकारात्मक शब्द है। श्रमजीवी है, बड़ा सकारात्मक शब्द है, जो श्रम से अपनी आजीविका चलाते हैं। उसी तरह आंदोलन से आजीविका चलाने का मतलब नहीं है, आंदोलन ही जिनका जीवन है। वाह। और जो जीवन भर तमाम जनता के मुद्दों को लेकर के, मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर के और जितने जनहित से जुड़े मुद्दे हैं जो लोकतंत्र में जरूरी हैं, उनको उठा के आंदोलन करते रहते हैं, उनके लिए ये शब्द है आंदोलन जीवी। और मैं उदाहरण दूंगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप क्या कहेंगे जी? अगर लोहिया जी चाहते तो कांग्रेस से अलग ना होते, नेहरू जी के साथ आराम से तो उनके अनुयायी थे, समझौता करके और पहली सरकार में
कैबिनेट मंत्री हो गए मंत्री, जी। होते और सरकार में रहते। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और लगातार वो हर मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आंदोलन करते रहे और आज़ाद भारत में गिरफ्तारियां देते रहे। और लोहिया ही नहीं, लोहिया के तमाम अनुयायी जो समाजवादी आंदोलन से निकले, वो सब राजनारायण जी, मधुलिमय जी, जॉर्ज फर्नांडीज, ये सारे जीवन इन्होंने आंदोलन किया। इनको कोई ये नहीं कह सकता कि आंदोलन के नाम पर इन्होंने दुकान चलाई। ये आंदोलनकारी थे, जिसलिए आंदोलन ही इनका जीवन था। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टियों में बहुत सारे लोग थे, और मैं तो जो दक्षिणपंथी राजनीति के लोग हैं उन्होंने भी राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या आंदोलन को लेकर के आंदोलन किया। तो आंदोलन करने वाला एक तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं किसी मुद्दे पर आंदोलन किया, जेल गए, मांग पूरी हो गई, अपने काम में गए। दूसरा होता है जो सतत जनता के मुद्दे उठाते हुए हमेशा आंदोलन करे। तो लोकतंत्र में ऐसे लोगों का एक महत्व होता है, इसलिए मैंने इस किताब को आंदोलन जीवी रखा है। उसमें उन्हीं लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपने जीवन को ही आंदोलन बना दिया। मैं आपकी पुस्तक के हवाले से ही कुछ बातें जानना चाहूँगा, और अभी जो आपने उत्तर दिया उससे भी एक सवाल मेरे मन में आया कि जब आप पुराने लोगों की बात करते हैं, जब नायकों की बात करते हैं, जो लोग आंदोलन पर थे, आपने लोहिया जी का नाम लिया, तो ये चीज़ बराबर दिखती रही है कि पुराने समय में जो आंदोलन थे, मतलब जिस दौरान आप लोगों ने नज़र रखी थी, या आपने इस पुस्तक में भी विस्तार से आंदोलनों के इतिहास का भी जिक्र किया है, और पुराने समय से लेके आपने राज्यों के बनने वाले आंदोलन का भी जिक्र किया है। जिन आंदोलनों ने इस देश की दशा और दिशा बदल दी उनका भी उल्लेख किया है। किसान आंदोलन की भी बात जब आप करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन और महेंद्र सिंह टिकैत तक के लोगों की बात करते हैं। आज क्या वजह है कि जो वर्तमान में आंदोलन है वह पार्टियों के स्तर पर उस तरह से संगठित नहीं हो पा रहे हैं, या उन आंदोलनों से, जैसे आपने जॉर्ज का जिक्र किया, जॉर्ज रेल आंदोलन के निकले हुए, मजदूर आंदोलन के नेता थे जी। दत्ता सामंत का भी आपने किताब में जिक्र किया, आपने बहुत सारे जन नायकों का जिक्र किया है, आंदोलनों ने जिनको बड़ा नायक स्थापित कर दिया। आज जो आंदोलनों की स्थिति है, चूंकि ये किताब वर्तमान में आई है, अभी आई है, और एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारतीय राजनीति, किसान जीवन और मजदूर जीवन को, और यहाँ पर हो रहे आंदोलनों और उनके अधिकारों की बातों को समझना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप पुस्तक खरीदेंगे और खरीद कर पढ़ेंगे तो आपको वो बातें ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन मैं संक्षेप में ये जानना चाहता हूँ कि आज क्या वजह है कि उस तरह का कोई जननायक किसी आंदोलन के पीछे नहीं है, या बड़े आंदोलन के पीछे नहीं है, या संगठनात्मक स्तर पर आंदोलन की बात सामने नहीं आ रही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और बड़ा गंभीर प्रश्न है। हालांकि इसका विश्लेषण करने के लिए बहुत हम लोगों को समय चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जितनी अपनी समझ है, किताब में मैंने इसको थोड़ा एड्रेस भी किया है। देखिए, ऐसा है कि पुराने आंदोलनों में अगर आप देखें, वो चाहे आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हों, लोकमान्य तिलक हों, या और उस दौर के तमाम जननेता हों, या क्रांतिकारी आंदोलन के नेता रहे हों, उन सब का एक ध्येय था कि स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे देश की स्थापना जहाँ समता मूलक समाज हो। और उसके लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा, कष्ट से आंदोलन किए, और उसके बाद आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद वो जो आँच थी ना आज़ादी के आंदोलन की, वो बनी रही। और एक तरफ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार राष्ट्र निर्माण का काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी तमाम नीतियों से असहमत होने वाले लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन से, वो उन तमाम सारे जनहित के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठा रहे थे, जो उनको लग रहा था कि शायद इनकी उपेक्षा हो रही है। तो वो धारा चलती रही, और वो जो नैतिकता का जो एक उनके साथ जो मैं कहता हूँ तेज था, वो बना हुआ था। 70 के दशक तक आते आते इंदिरा गांधी की सरकार के बाद, जब जयप्रकाश नारायण, मुझे लगता है वो आखिरी व्यक्ति थे जिनके अंदर वो आज़ादी के आंदोलन का तेज था, और उनके नेतृत्व में जेपी आंदोलन हुआ, और तमाम सारे राजनीतिक दलों के नेता उन आंदोलनों से उससे जुड़े। इमरजेंसी लगी, जेल गए, 77 में सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार बनी, और जनता पार्टी की सरकार में वो सारे नेता आए जो आंदोलनों से निकले थे। लेकिन जिस तरह जनता पार्टी ने एक्ट किया, जिस तरह जनता पार्टी की सरकार तमाम आपसी अहंकार, नेताओं के अपने झगड़े, उसको लेके 2 साल के अंदर टूट गई, तो जनता का मोह भंग उन नेताओं से भी हुआ और आंदोलनों से भी हुआ। और 80 में इंदिरा गांधी की वापसी होती है। उसी दशक में आप देखिए, ये वही दौर है जब
देश में किसान आंदोलन शुरू होते हैं। एक तो आज़ादी के पहले बाबा रामचंद्र और स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती और अखिल भारतीय और किसान सभा ये सब बने थे। उसके बाद राजनीतिक दलों की किसान सभाएं थी, कम्युनिस्ट पार्टियों की थी, सोशलिस्ट पार्टी की थी, और चौधरी चरण सिंह किसान राजनीति के साक्षात मसीहा थे, सबसे बड़े प्रतीक थे। वो किसान राजनीति कर रहे थे, किसान आंदोलन नहीं कर रहे थे। उन्होंने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, वो रैलियां करते थे। वो कहते थे कि किसान आंदोलन नहीं करता है, वो सत्ता पर अधिकार करना है और तभी खेतों और खलिहानों से आज़ादी उनके विकास का रास्ता निकलेगा देश के। लेकिन ये किसान आंदोलन शुरू होते हैं 78-79 से, 80 से, 80, 81, 82 उधर इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। शरद जोशी आते हैं महाराष्ट्र में। इधर कंझावला का आंदोलन होता है दिल्ली में, जहाँ से भारतीय किसान यूनियन बनती है। पंजाब में शुरू होता है, सुगुआट शुरू होती है, और 85-86 तक महेंद्र सिंह टिकैत के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये एक जो है अलग तरह का किसान, पहली बार एक यूनियन की तरह, जैसे मजदूरों की यूनियन होती थी वैसे किसान यूनियन बनती है, और किसान यूनियन उसी तरह लड़ाई लड़ती है जैसे मजदूर यूनियन लड़ती थी। मजदूर आंदोलन नेपथ्य में जा रहा है, किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे क्या होता है, किसान आंदोलन जब अपने पीक पे आता है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, शरद जोशी, डॉक्टर नरेंद्र स्वामी, विपिन भाई देसाई, कृष्ण गांधी, तमाम सारे बहुत सारे किसान नेताओं के नाम उस दौर के, विजय जावंदिया, अनिल गोटे, बहुत सारे लोग थे। अब वो आंदोलन जो है, भूपेंद्र सिंह मान, अजमेर सिंह लाखोवाल, प्रेम सिंह दहिया, ये तमाम अलग अलग राज्यों में थे। उसके बाद क्या होता है कि ये किसान आंदोलन फिजल आउट होता है 90 तक आते आते, और 90 में ही मंडल और मंदिर की राजनीति शुरू हो जाती है। जैसे ही मंडल और मंदिर की राजनीति शुरू हो जाती है तो ये सारी जो वर्गीय ताकतें थी, जो कभी मजदूर के रूप में, कभी किसान के रूप में, कभी जो है नौजवानों के रूप में संगठित होकर सत्ता को चुनौती देती थी और मुद्दों को उठाती थी, वो जातियों में बढ़ जाती हैं या धार्मिक ध्रुवीकरण में आ जाती हैं। या तो वो हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, या वो ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, पिछड़े उसमें बदल जाते हैं। तो एक तरफ सामाजिक न्याय के नाम पर जातिवाद की राजनीति होती है, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। और ये ध्रुवीकरण दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं ध्रुवीकरण एक ही तरफ से हो रहा है। हिंदुओं का ध्रुवीकरण भी हो रहा है तो मुसलमानों का ध्रुवीकरण भी हो रहा है, तो जाति ध्रुवीकरण भी हो रहा है। तो जो ध्रुवीकरण की राजनीति आई देश में, सब दल उसमें शामिल हुए, और उस ध्रुवीकरण की राजनीति ने वर्गों को जातियों, सामाजिक समूहों में बांट दिया जो आर्थिक समूहों में बटे होते थे। सामाजिक समूह पहले भी थे, लेकिन जब वर्गीय हितों की लड़ाई होती थी, देखिए झंडा लेकर के, लाल झंडा लेके बोनस की, भत्ते की, वर्दी की लड़ाई जब मजदूर लड़ते थे तो वो उस वक्त वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, मुसलमान, हिंदू नहीं होते थे, वो मजदूर होते थे। यही किसानों का था कि जब वो गन्ने का मूल्य है या अपने बिजली के दाम हैं और किसानों के मुद्दे हैं, गाँव के मुद्दे हैं, उसके लिए धरना देते थे तो किसान होते थे। लेकिन इस दौर ने, इस राजनीति ने उनको इसमें बांट दिया। एक तो इस तरह से कमजोर होने का कारण हुआ, दूसरा जो आर्थिक उदारवाद का दौर आया और उससे जो विदेशी पूंजी आई, उस पूंजी ने क्या किया कि राजनीति से लेकर के सामाजिक क्षेत्र में हर जगह इतना पैसे का खेल शुरू कर दिया कि बहुत सारे आंदोलनों के नेता भी उसके शिकार हो गए, राजनेता भी शिकार हो गए, और जनता के बीच में उनकी साख जो है लगभग धीरे धीरे खत्म होते 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 ये स्थिति हो गई कि जनता को आंदोलन और आंदोलन के नेताओं से ही एक तरह से चिढ़ सी होने लगी। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। पहली बार 2020-21 में किसान आंदोलन जो हुआ उसने इस धारणा को तोड़ा, जब पूरे 1 साल तक किसानों का आंदोलन दिल्ली में चला और सरकार तमाम सारे प्रयासों के बावजूद उसको न तोड़ पाई, न दमन कर पाई, न झुका पाई, और आखिर सरकार को अपनी उनकी मांगें माननी पड़ी और अपने कदम वापस खींचने पड़े। तो इससे एक साख बनी। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि इसमें साख किसान आंदोलन की बनी, किसी नेता की नहीं बनी। आज राकेश टिकैत जो उस समय बड़ा चेहरा थे, आज फिर उसी तरह पुरानी स्थिति में है। तो वो जो पहले एक व्यक्ति के पीछे पूरा आंदोलन हो जाता था, कम से कम इसमें वो व्यक्ति का जो महत्व था वो इससे टूटा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आंदोलन पर आपने किताब लिखी और अभी लिखी, आपने कहा कि किसान आंदोलन वह घटना थी, मैं काम इस पर कर रहा था और लेकिन मुझे लगा कि ये सही समय है। आपने कहा कि राजनीति, किसान राजनीति किसान यूनियन में बदली और आंदोलन हुआ और उस पर ये किताब आई। ये 3 हिस्से हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी आज़ादी के बाद तक जितने भी संघर्ष हुए हैं, आपने चूँकि विस्तार से जन आंदोलनों का जिक्र किया है और हर बार निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है जी। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि या यह जानना चाहूँ अपने दर्शकों के लिए कि आदर्श स्थिति इन आंदोलनों की क्या हो सकती है जब मजदूर
और किसान जो आंदोलन पर जिंदा हैं या जिनकी मांग है या जिनके लिए मुद्दे हैं, जिनके मुद्दे हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे संविधान निर्माताओं ने जो स्वप्न देखा था, इसमें है क्योंकि हम पहला चैप्टर ही आप देखिए जी, सपने और आपने जो सपनों की बुनियाद पर, हाँ ठीक है, शुरुआती ने और सपनों से आपने जो पूरे 10 अध्याय लिखे हैं उसमें पहला सपनों की बुनियाद पर आपने लिखा है, चूंकि बात इसी से शुरू हुई है और फिर आंदोलन और उसके जो राजनीतिक प्रयोग हुए हैं आप उस पर गए हैं, फिर दिल्ली में जो किसानों का हुंकार हुआ है और आपने सरकार के झुकने की बात की है, और इसके बाद आप फिर जाते हैं इतिहास पर कि किसान आंदोलन और सरकारें क्या रही है, यानी कौन कौन से आंदोलन हुए राज्यों के स्तर पर, मान लीजिए महाराष्ट्र में हुए, बिहार में हुए, कहीं भी हुए, तो उनकी क्या तात्कालिक वजहें थी और उनका क्या प्रभाव हुआ। फिर बड़े आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत पर आप आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आदर्श स्थिति है, चूँकि हम लोग देश इस समय आज़ादी का 75 साल पूरा कर चुका है और हम एक अलग उत्साह में, एक तरफ एक विचारधारा है जो कहती है कि 75 सालों में हम लोगों का जनजीवन बदला, आज कोई भूखमरी या अकाल से नहीं मर रहा है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पिछले 70-75 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ है। दो तरह के लोग हैं और धाराएं चल रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पुस्तक को लिखने के दौरान, चूंकि आपने इसमें बहुत सारा शोध किया है, बहुत सारी चीज़ें आपकी देखी सुनी हुई हैं, बहुत सारे लोगों से आपके संवाद का स्तर रहा है, क्या इस देश में कोई ऐसी स्थिति कभी आएगी जब असंतोष उस रूप में ना हो कि आंदोलन का रूप ले ले, या हमारा जो राजनीतिक नेतृवर्ग है क्या वह इस स्थिति में अपने प्रयासों से हमारे समाज को पहुंचा सकता है, जब हम इस बात की कल्पना करें कि संविधान निर्माताओं ने जो स्वप्न देखा था, जिसकी आपने भी बुनियाद की बात की है, वह पूरा हो सकता है? देखिए, मैंने शुरुआत ही इस तरह से की है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत सारे विचार, बहुत सारे मॉडल कि भारत कैसा होगा आज़ादी के बाद, इस पर चर्चा हुई। गांधी जी का एक मॉडल था, भगत सिंह का एक समाजवादी सोशलिस्ट मॉडल था, और जो कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी समूह था, नेहरू जी उसमें थे, उनका एक अलग मॉडल था, सब सोच थे। और एक तरह से सपने लोगों ने देखे थे कि आज़ाद भारत आज़ाद होगा, अंग्रेज यहाँ से जाएंगे, उसके बाद देश जो है खुशहाल होगा। अब देखिए, मैं ग्लास आधा आप देख रहे हैं खाली या आधा भरा, मुझे लगता है मैं आधा भरा देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं उन लोगों में नहीं जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, और ना मैं उन लोगों में हूँ जो कहते हैं सब कुछ हो गया। मुझे लगता है कि यात्रा है ये देश की, और इस यात्रा में हम चल रहे हैं, देश चल रहा है, कई चीज़ें पूरी हो रही हैं और कई चीज़ें और करनी बाकी हैं। तो जब यात्रा में आप चलते हैं तो कुछ स्टेशन आप निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं, कुछ स्टेशन आपको और आगे चलना है, तो वो स्थिति है। तो निश्चित रूप से 1947 से आज 2022 में की जो यात्रा रही है, तो सरकारों ने, हर सरकार ने, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक की सरकारें, सब ने अपने हिसाब से देश में को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सोच, अपनी नीतियों के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जरूर किया है। और देश, लेकिन बहुत कुछ करना भी है, और कई बार उनकी नीतियों से कुछ ऐसे निर्णय भी हो जाते हैं कुछ जिससे कुछ दिक्कतें भी आती हैं, तो वो भी तमाम मुद्दे उठते हैं। और किसी भी जीवंत समाज में अगर मुद्दे ना उठे तो समाज जीवंत नहीं रहेगा। हम नॉर्थ कोरिया नहीं हो सकते, हम चीन नहीं हो सकते, हम भारत हैं, लोकतंत्र है, हमारे यहाँ हमेशा मुद्दे उठेंगे, और नए मुद्दे, एक मुद्दा हल होगा, नया मुद्दा आएगा, वो हल होगा, दूसरा मुद्दा आएगा, कुछ ना कुछ। तो यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की संजीवनी है। पूर्णता की स्थिति जो है कि एकदम सब कुछ संपूर्ण हो जाए और बिल्कुल सब लगे कि बिल्कुल स्वर्ग आ गया है, तो रामराज्य में भी नहीं था। रामराज्य में भी आखिर सवाल उठा और सवाल उठने के बाद सीता का परित्याग करना पड़ा भगवान श्री राम को, वो अलग बहस है। लेकिन रामराज्य जो एक आदर्श कल्पना गांधी जी से लेकर के और आज के राजनेता सबसे आदर्श भारत में रामराज्य की बात की जाती है। हालांकि वो राजतंत्र था, लेकिन उस रामराज्य की विशेषता क्या थी? देखिए, रामराज्य की विशेषता पर लोग बात नहीं करते। जो अपने आंदोलन, इसी में कह रहा हूँ कि तीन विशेषताएं थी। अगर आप रामचरितमानस पढ़ें, जो तुलसी ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो एक तो ये 3 तापों से मुक्ति मिले जनता को। दूसरा, राम ने स्वयं कहा है कि अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, जो अच्छा लगे, ये कहने की आज़ादी करने की, समझे? नहीं नीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, ये कहा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, वो ये है
कि जो अनीति कजु भाखों भाई तो मोई बरजो भय विसराई। अगर मैं कुछ अनीति करूं, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो नीति विरुद्ध हो, लोक विरुद्ध हो, तो मुझे भय और लोभ से रहित होकर टोकना और रोकना। ये डिसेंट का जो राइट टू डिसेंट है, तो ये और यही तीनों चीजें लोकतंत्र में है, भारतीय लोकतंत्र में यही हमारा संविधान कहता है। तो जो संविधान के जो उद्देश्य हैं वो पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारों की है और सरकारों के साथ साथ समाज की भी है। समाज में इसीलिए मैं कहता हूं कि आंदोलनों से नफरत मत करिए, आंदोलनों को उनको अच्छा बनाइए, उनको सकारात्मक दिशा दीजिए और अगर मुद्दे उठते हैं उनसे जुड़ करके समाज को भी बताइए, सरकार को भी बताइए कि ये होना चाहिए और सरकारों को भी आंदोलनों को दमन करने के बजाय उनके मुद्दों को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। ये इस किताब का जो है मुख्य रूप से मैंने जो लिखा है उसका पीछे उद्देश्य ये है कि ये लोग समझ आनी चाहिए लोगों में। आमतौर पर आंदोलन का नाम सुनते लोग हिकारत से देखते हैं, अरे आंदोलन, या सरकारें भी कहती हैं आंदोलन हो रहा, लगाओ पुलिस लगा दो, लाठी चला दो, कर्फ्यू लगा दो। जहाँ हिंसा हो वहाँ निश्चित रूप से उनका दमन करिए, लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी बात कह रहे हैं तो समाज को भी उसको स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए और सरकारों को भी उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इस आंदोलन जीवी पुस्तक का जो उप शीर्षक है वह एक तरफ आपने किसान संघर्ष लिखा है और आज़ाद भारत के जन आंदोलन लिखा। जब हम जन आंदोलन की बात करते हैं तो यह सभी को पता है कि इस देश में श्रमिक वर्ग ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। श्रमिकों को आपने जन में जोड़ा और किसानों को अलग रखा, यह बात है, या किसान मजदूर आपकी दृष्टि में एक ही हैं, जन आंदोलन में आपने दोनों को एक साथ कर दिया? नहीं, जन आंदोलन की मैं बात करता हूं तो किसानों को भी मैं शामिल करता हूं, लेकिन किसानों को अलग से इसलिए रखा क्योंकि दिल्ली के किसान आंदोलन का संदर्भ था, इसलिए थोड़ा उस टाइटल को अलग रखा और ज़्यादा हिस्सा उस पर है। जन आंदोलन का मतलब ही है जिसमें जनता शामिल हो, उसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, छात्र नौजवान सब होंगे। इसीलिए इसमें जिन जन आंदोलनों का जिक्र है, अब जैसे आपने किसान मजदूर एकता की बात की, उसका आदर्श उदाहरण है छत्तीसगढ़ का शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में चला, मैं अभी वहीं जो मूलतः मजदूर आंदोलन था लेकिन उसमें किसानों की भी भागीदारी थी। आपने शंकर गुहा नियोगी से अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया है और आपने उनको देखा था, चूँकि हमारे दर्शक नई उम्र के जो श्रोता और दर्शक हैं वह शंकर गुहा नियोगी को संभवतः नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस आंदोलन को आपने बहुत करीब से देखा था और शंकर गुहा नियोगी एक बड़ा नाम है मजदूर आंदोलन में। हम जब भी भारत में आंदोलन के इतिहास की बात करेंगे तो उनके संघर्ष और उनके बलिदान दोनों को याद करेंगे। मैं चाहूँगा कि उनके बारे में ज़रा बताएं। इस पुस्तक में आपने चूंकि विस्तार से, आप खरीदेंगे तो जानेंगे, लेकिन फिर भी देखिए, शंकर गुहा नियोगी से मेरी मुलाकात स्वामी अग्निवेश के कार्यालय में, जहाँ कैलाश सत्यार्थी जी और स्वामी अग्निवेश जी साथ जंतर मंतर बैठते थे, मैं वहाँ बहुत आया जाया करता था और पत्रकार बनने से पहले मैं आया जाया करता। मैं JNU में जब पढ़ता था तब से मैं वहाँ आता जाता था। उसके बाद नियोगी जी से वहीं मेरी मुलाकात हुई, फिर मुलाकात में बातचीत हुई। बातचीत से मुझे लगा कि इस व्यक्ति के अंदर तो कुछ नया है और वाकई मतलब जो है शंकर गुहा नियोगी के बारे में मैं एक बात कहूँगा, वो निकले तो थे, उनका राजनीतिक शिक्षण जो हुआ था वो तो नक्सलवादी आंदोलन से हुआ था, CPI-ML की सेंट्रल कमेटी में वो थे, लेकिन बाद में उनका उससे मोह भंग हो गया। उनको लगा ये रास्ता जो जिस तरह से वर्ग हत्या और वर्ग संघर्ष के नाम पर जो हत्याएं करके इस तरह से हिंसा करके होता, वो रास्ता नहीं है जब तक जनता को संगठित करके और संवैधानिक तरीके से वो न किया जाए। वो मार्क्सवादी थे सोच में, लेकिन गांधी जी से भी प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने एक नया दर्शन दिया था, संघर्ष और निर्माण का दर्शन। उनका कहना था कि हमेशा आंदोलन तो होते हैं लेकिन हम विकल्प नहीं सुझाते जनता को, कि हम अगर आंदोलन सफल हो गया, हमारी लड़ाई हम जीत गए, तो हम जनता को देंगे क्या, समाज को क्या देंगे? हम खाली वर्दी, भत्ता, बोनस, बेल्ट और काम के घंटे, इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे या एक बेहतर समाज बनाने की बात करेंगे? ये उनके अंदर सोच था, जो आमतौर पर भारत के मजदूर आंदोलन में एक कमी थी कि ट्रेड यूनियंस जो थी वो खाली मजदूरों के जो उनका फैक्ट्री में, कारखानों में, उद्योगों में जो जीवन था उससे संबंधित रखती थी। उसके बाद घर जाके वो मजदूर अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो शराब पी करके जो है अपनी कमाई लुटाता है, वो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। शंकर गुहा नियोगी ने इसको बदला। उन्होंने कहा कि जब यूनियन बनेगी मजदूरों की तो सिर्फ वर्दी, भत्ते, बोनस की लड़ाई नहीं लड़ेगी, वो मजदूरों को एक बेहतर इंसान बनाने का भी काम करेगी और उसके लिए शराबबंदी उनके आंदोलन का हिस्सा था,
सार्थक रूप से महिलाओं को आगे करके उन्होंने शराबबंदी छुड़वाई, उन्होंने मजदूरों के बच्चों के शिक्षण के लिए स्कूल खुलवाए, उन्होंने मजदूरों के पास अस्पताल नहीं था क्योंकि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उनको दुत्कारा जाता था, वहाँ दल्ली राज हरा हुए, तो मजदूरों के यूनियन के पैसे से शहीद अस्पताल बना जो एक उच्च कोटि का अस्पताल आज भी चल रहा है। इसी तरह गाँव आसपास से गाँवों में जो आदिवासी गाँव थे वहाँ जो किसान थे उनकी समस्याओं के साथ उन्होंने मजदूरों को जोड़ा, और जब मजदूरों की हड़तालें हुई, लंबी लंबी हड़तालें हुई, और जब उनकी तनख्वाहें रुकी और उनके पास पैसे नहीं होते थे खर्चे के लिए, उनके कनस्टर खाली होते थे, तो गांव किसान जो है उनको आगे चावल और सब्जी देते थे उधर। तो ये एक एकता, और जब किसानों की लड़ाई होती थी तो मजदूरों के साथ खड़े होते थे। तो वो लाल झंडे की जो उनकी यूनियन थी जिसमें लाल रंग की कमीज और हरे रंग का पैंट, वो बहुत दिलचस्प था। तो वो हरे और लाल का यही था कि लाल रंग मजदूर, हरा रंग किसान। जो आज लाल हरा झंडा कई आपको देखिए, बीजेपी का भी लाल हरा झंडा है, समाजवादी पार्टी का भी है, लेकिन लाल हरे झंडे का उनका मतलब यही था। और वो शंकर गवानी होगी, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ तो राज्य बाद में बना, एक छत्तीसगढ़ पूरे राज्य की एक परिकल्पना की थी कि कैसा आदर्श राज्य होगा। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं है। मैंने उनसे जब बात की, उनको मेरे साथ हमारा उनका बड़ा जीवन संबंध था, इन सब पे चर्चा होती थी। और वो देश की, अगर उनकी हत्या नहीं होती तो उनका आगे का उनका कार्यक्रम था देश के सारे जन आंदोलनों को एक मंच पे ला करके एक ऐसा विकल्प तैयार करना जो संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए इस देश में एक नया राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करे जनता के सामने। वो नहीं कर पाए चूंकि उनकी हत्या हो गई। तो इसलिए मैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहा, उनके जीवन से। इतना सादा जीवन था, झोपड़ी में रहते थे, वहीं आदिवासी लड़की की शादी की थी जबकि इंजीनियर थे खुद, और बच्चे उनके वहीं पढ़ते रहे और अन्य आदिवासी बच्चों के साथ। बड़ी जासूसी कराई सरकारों ने, किसी ने कहा इनको CIS पैसा आ रहा, किसी ने कहा कहीं, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद उस समय इलस्ट्रेट वीकली जैसी मैगजीन, अरुण शूरी जैसे पत्रकार और तमाम सारे बड़े बड़े पत्रकारों ने शंकर गवानी योगी पर लिखा, क्योंकि तब ये टीवी मीडिया नहीं था। तो मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में शायद मजदूर आंदोलन का ये स्वरूप जो है, मुझे तो कहीं और किसी देखने को नहीं मिला। मैं अब इसी, चूँकि नींव के पत्थर और उनकी जुबानी एक अध्याय है आपका, इसमें आपने किसान नेताओं की जुबानी, उन्होंने अपने आंदोलन को कैसे देखा उसकी बात की है, और उसके ठीक बाद वाला अध्याय है कि राजनीतिक भंवर में किसान आंदोलन। मैं इन दोनों घटनाओं को, और चूँकि शंकर गुहा नियोगी का जो आदर्श था या जो वो पाना चाहते थे, वह एक इतनी अच्छी बात थी कि बाद के आंदोलन जो भी नेता हैं, चूँकि आपकी लगातार बात होती रही है और उन लोगों की ने आंदोलन को जिस रूप में देखा है आपने अपनी पुस्तक में उसको भी लिखा है। कानून खानाल से मेरी बात जी, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उसके बारे में बताएं कि आपको बार बार इन नेताओं को उस तरफ एक तो प्रेरित करना चाहिए कि वो उस आदर्श तक पहुँचे, और जो ये राजनीतिक भंवर की आप बात कह रहे हैं या इन लोगों ने अपनी जुबानी जो कहा है उसकी निष्पत्ति, मतलब इस पुस्तक के माध्यम से आप क्या देना चाहते हैं, या आपने क्या महसूस किया इस पुस्तक को लिखने के दौरान, उन लोगों से बातचीत के दौरान? देखिए, जो इसमें नींव के पत्थर हैं, वो नींव के पत्थर हैं जिसे डॉक्टर सत्येंद्र हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापकों में से एक थे। रण सिंह आर्या हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं। मैं जानता इसलिए हूँ कि मैंने इनको देखा है, काम करते हुए देखा है कि कैसे इन्होंने यूनियन खड़ी की। इसमें जिक्र है, अगर आपने शायद पढ़ा होगा, कि कैसे महेंद्र सिंह टिकैत तैयार ही नहीं थे किसान यूनियन का नेतृत्व करने के लिए। वो किसान यूनियन के आइडिया से ही सहमत नहीं थे। वो तो कहते थे कि किसानों की यूनियन होती है क्या, ये तो मजदूरों की यूनियन हुआ करती है, किसान तो जमींदार है, वो तो जमीन का मालिक है, वो यूनियन क्या करेगा, यूनियन तो वो जिनके पास कुछ होता नहीं है। वो तो डॉक्टर सत्येंद्र ने पूरी रात उनके घर में धरना देकर अनशन किया पूरी रात कि जो है आपको कल जो पंचायत हो रही उसकी जब अध्यक्ष आप नहीं बनोगे तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। अनजल मैंने त्याग दिया है। तब सुबह 4 साढ़े 4 बजे जो है वो जाके टिकैत साहब माने और उन्होंने उनको दूध पिलाया और उनको जो है किया। तो ये सब घटनाएं हैं। इसके अलावा रण सिंह आर्या, उन्होंने किस तरह से ये पूरा जो है इस आंदोलन को खड़ा किया। इसके अलावा जब उत्तराखंड की बात होती है तो जो नशा नहीं रोजगार 2 आंदोलन में शमशेर सिंह बिष्ट का मैंने पूरा लिखा है कि कैसे वो आंदोलन बना। PC तिवारी का है। ये लोग हैं जो मतलब बुनियाद रहे आंदोलनों की। इसी तरह जो जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, जैसे कानू सान्याल से मैं कई बार मिला, उनके इंटरव्यूज़ किए, वो है शंकर गवानी योगी का है, इवन स्वामी अग्निवेश और कैलाश सत्यार्थी का भी जिक्र है, उनके आंदोलन का भी है, बंधुआ मुक्ति आंदोलन का। तो ये सारे वो लोग थे जो बड़े सपने लेकर के उसमें आए थे कि देश बदलने का सपना था। देश बदलने का मतलब कि भारतीय संविधान में जिन जिन चीज़ों की गारंटी दी गई है उनको पूरा करने में मौजूदा राजनीतिक दल जो है अक्षम साबित हो रहे हैं, तो हम एक नया विकल्प खड़ा करेंगे।
और वो नया विकल्प ऐसा होगा। ये अरविंद केजरीवाल और नया आंदोलन तो 2012 में आया नया विकल्प। ये नया विकल्प तो मैं तो 70s और 80s की बात मैं कर रहा हूँ, तब इन्होंने सोचा था। लेकिन राजनीतिक भवन की जो मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल किसान राजनीति धीरे धीरे किसान आंदोलन ने बदली। किसान राजनीति जो होती थी चौधरी चरण सिंह के ज़माने में, तमाम सारे नेता जो है वो तमाम दलों में किसान पृष्ठभूमि के थे और वो एक किसान लॉबी थी जो सरकारों को पे दबाव रखती थी किसानों के विरुद्ध कोई काम न हो। आप कांग्रेस में देख लीजिए, देवीलाल, बादल, जाखड़ जी, नटवर सिंह, बहुत सारे किसान नेता थे, अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, सतपाल मलिक, शरद यादव, मुलायम सिंह, ये सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे। कुमाराम आर्य, नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, दौलतराम सारन, बहुत सारे नेता थे। तो प्रेम सिंह, मतलब ये किसान, ये पार्टियों में थी और हर पार्टी में थे। शरद पवार खुद किसान बैकग्राउंड के थे, इस तरह से। तो वसंतदादा पाटिल वगैरह कांग्रेस में भी थे। लेकिन 80 के दशक के बाद क्या हुआ, ये नेता धीरे धीरे मार्जिनलाइज होते गए और खासकर चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद किसान राजनीति इस देश में, और जनता दल उसका आखिरी पड़ाव था जब किसान राजनीति दम तोड़ती है और उसको, उस वैक्यूम को, शून्य को भरने के लिए किसान आंदोलन खड़े होते हैं और किसान आंदोलन आते हैं। लेकिन उसको संयोग कहिए, दुखद कहिए कि उस किसान आंदोलनों के तार जो थे वो किसान राजनीति से जुड़े हुए थे। अब मैंने एक जिक्र किया है, जब बोट क्लब पे जो रैली हुई 89 में 2 अक्टूबर को, जिसमें देश भर के किसान संगठन आए थे, देश भर, आप तमिलनाडु से लेकर के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कोई ऐसा रहा, उड़ीसा से 50,000 लोग आए थे, 1 लाख लोग महाराष्ट्र से आए थे, कहीं से 20,000, मतलब कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठा थे। और वहाँ जब टिकैत और शरद जोशी के बीच में जो झगड़ा हुआ और उनके बीच में शरद जोशी मंच से नीचे गिरे, उनको एंजाइना पेन हुआ और वो कराएगा, वहाँ एक तरह से लठ जैसी चल गया था और वो ख़त्म हो गई वहाँ से किसान आंदोलन की पूरी वो किसान राजनीति जो है। क्योंकि पर्दे के पीछे एक के तार चौधरी देवीलाल से जुड़े थे, एक वीपी सिंह से जुड़े हुए थे और वो सारा जो है वो चल रहा था। तो उसमें बहुत सारे राजनीतिक भंवर आए, तमाम सारे राजनेताओं ने अपने तरीके से इन आंदोलनों का इस्तेमाल करने की कोशिश की और किया भी। तो जो मैंने किसान राजनीतिक भंवर में किसान आंदोलन लिखा है वो मैंने यही लिखा कि राजनीतिक तो था ही आंदोलन स्पष्ट रूप से कि कोई राजनीतिक दल का लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम राजनेताओं से इन आंदोलन के नेताओं के तार जुड़ गए थे और जिसके कारण ये आंदोलन अपने जो उसके मुख्य मुद्दे थे उनको आगे लेके नहीं चल पाया और धीरे धीरे सब। अब देखिए, शरद जोशी राज्यसभा में आ गए शिवसेना के टिकट से, भूपेंद्र सिंह मान राज्यसभा में आ गए। महेंद्र सिंह टिकैत की मैं तारीफ करूंगा कि उनको ऑफर दिया था चौटाला ने, जाके इस किताब में लिखा है, मैंने जिक्र किया है, ओम प्रकाश चौटाला जी खुद गए थे सिसौली और उन्होंने कहा था कि आप राज्यसभा में आइए, हम लेके आएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरा काम राज्यसभा में जाना नहीं है, मेरा काम किसानों की बात उठाना। ये इसका श्रेय महेंद्र सिंह टिकैत को मैं जरूर दूंगा कि उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन शरद जोशी चले गए, भूपेंद्र सिंह मान चले गए और बहुत सारे नेता, कई जो है जो मध्यम पंक्तियों के नेता थे, चुनाव लड़के अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़े, जीते हारे, कुछ मंत्री बने। बाबा गौड़ा पाटिल तो अटल जी सरकार में मंत्री बन गए थे आकर के कर्नाटक के, जो डॉक्टर नंदुमा स्वामी के साथ हुआ करते थे। डॉक्टर नंदुमा स्वामी ने भी जो है वो रास्ता नहीं अपनाया। तो ये जो भंवर आया ना राजनीति का, इसने किसान आंदोलन को बड़ा नुकसान किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय इस पुस्तक में, जो इस पुस्तक का आखिरी अध्याय है और जिसके साथ आप उपसंहार भी करते हैं, और उसमें मैंने अंत जो किया है, जो आपने मजदूर आंदोलन की बात की, कॉमरेड रामासरे के कोट से किया है, तो जो कानपुर के बहुत बड़े मजदूर नेता थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं विनोद अग्निहोत्री जी से पूछूं, जो एक बहुत ही आंदोलनों पर तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण पुस्तक लेकर आए हैं और बतौर पत्रकार भी 3.5 दशक से अधिक समय आपने जो है देखा है इस देश की राजनीति को, आंदोलनों को, जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे, चाहे छोटे स्तर पर रहे हों चाहे बड़े स्तर पर रहे हों, जिनका आपने उल्लेख किया है, मैं चाहूँगा कि कुछ आंदोलनों के बारे में बताएं और उपसंहार जो आप कह रहे हैं कि नहीं ये मशाल जलती रहेगी, इसके पीछे आधार क्या है। मतलब मैं आंदोलनों के जिक्र के साथ, क्योंकि आपने जो जन आंदोलनों का जिक्र किया है तो अभी हमारी बातचीत में कुछ कुछ बातें आई हैं, कुछ आपने छोटा बहुत महाराष्ट्र का उठाया, उत्तराखंड का उठाया, चिपको से लेके तमाम तरह के आंदोलन जितने भी रहे हैं अभी भी, जैसे मान लीजिए नर्मदा वगैरह का, वो छोटे स्तर पर जो भी चल रहे हैं, छोटे या बड़े स्तर पर, स्थानीय स्तर पर चले, स्थानीय स्तर पर। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज़ादी के बाद के जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जिनका आपने उल्लेख किया है, कुछ का आप जिक्र करें, और जो
उपसंहार में आपका यह विश्वास है कि ये मशाल जलती रहेगी, उसका आधार क्या है? देखिए, उसका आधार तो मैंने जो आखिरी जो कोट है जी, अगर आप इसको देखें, यही आधार है उसका। कॉमरेड राम आश्रय जो हमारे कानपुर के बहुत बड़े ट्रेड यूनियन नेता थे, जी, तो वो जो है सुभाषनी अली के गुरु थे एक तरह से, जी, जी, लेफ्ट थे। उनका जो कोट है कि इस दुनिया में दो दुनिया है, एक मेहनत करके कमाने वाले की और दूसरी उस मेहनत की कमाई को लूटने वाले की। जब तक ये दो दुनिया रहेंगी, कमाने वाले और लूटने वाले का संघर्ष जारी रहेगा। तो इससे मेरा मतलब ये है कि जिस हमारे भारतीय संविधान ने जिस समतामूलक समाज की कल्पना की है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी कल्पना की, महात्मा गांधी ने जिसकी कल्पना की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिसकी कल्पना की, और मतलब मान लीजिए अगर आप दक्षिणपंथी राजनीति की बात करें या भाजपा की, तो दीनदयाल उपाध्याय ने जिसकी कल्पना की, ये जो एकात्म मानववाद, तो कहीं ना कहीं इन सब कल्पनाओं में या उद्देश्यों में क्या है कि वो समाज का अंतिम व्यक्ति जो है, उस तक जब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचेगी, तब तक उसका संतोष जारी रहेगा। तो यही मैंने कहा, मशाल तब तक जलती रहेगी जब तक वो अंतिम व्यक्ति जो समाज का, इसके लिए गांधी जी ने कहा था कि उसकी आंख में देख करके फैसले करो, कि वो आखिरी व्यक्ति को देख करके कि तुम्हारा फैसला उसकी आंख की चमक को बढ़ाता है या घटाता है। तो वो उस आधार पर मैंने कहा कि जब तक उनके सवाल हल नहीं होंगे, बहुत सारे सवाल हैं जिनको हल करना है, और वो सवाल जब तक हल नहीं होंगे तब तक जो है ये मशाल जलती रहेगी। ये तो इसका दूसरा एक कारण ये है कि मैं डायलेक्टिक्स में विश्वास रखता हूँ, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है, चूंकि मैं और लोहिया को अगर कहें हम आप जितने बड़े मार्क्स, गांधी, लोहिया, माओ त्से तुंग, ये चारों का एक मामले में एक साम्य है। क्या साम्य है? मार्क्स डायलेक्टिक्स की बात करते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, फिर वो सिंथेसिस थीसिस हो जाएगी, फिर एंटीथीसिस निकलेगी, फिर सिंथेसिस। तो ये समाज के विकास की गति यही है। लोहिया क्या कहते हैं? भाई साहब जो कह रहे हैं उसका हिंदी में बता दूं, वाद, संवाद और प्रतिवाद, यानी ये बराबर चलते रहेंगे, वो एक क्रम में आते हैं और जाते हैं। यही चक्र है, ये विकास का चक्र है समाज के। लोहिया क्या कहते हैं? लोहिया कहते हैं कि मतलब जो आजकल लोग हैं कि जो है ऑर्डर, डिसऑर्डर इज बेस्ट देन अनजस्ट ऑर्डर, यानी अव्यवस्था बेहतर है एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था से। ठीक है। माओ क्या कहते हैं? ऑर्डर, डिसऑर्डर देन बेटर ऑर्डर। ठीक है। और गांधी तो बिल्कुल राज्य और की परिकल्पना को ही नकार देते हैं। मार्क्स और गांधी इस मामले में अंतिम जो अवस्था है, मार्क्स भी जब साम्यवाद की व्यवस्था की बात करते हैं तो स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, और गांधी भी कहते हैं कि राज्य का कोई हस्तक्षेप भी नहीं होगा, राज्य विलुप्त हो जाना चाहिए। वो बिल्कुल, तो जो क्रोपेटिकन का अराजकतावाद है, आज के संदर्भ में अराजकतावाद नहीं है गुंडागर्दी और लंपटाई वाला, अराजकतावाद एक राजनीतिक दर्शन है जो धीरे धीरे राज्य के हस्तक्षेप को व्यक्ति के जीवन से हटाता रहता है, वो अराजकतावाद। तो ये सारे महान चिंतक उस दिशा में, और आज ये बात कल्पना लग सकती है, लेकिन राजतंत्र के जमाने में जैसे लोकतंत्र कल्पना थी, जब पूरी दुनिया में राजतंत्र था, तो किसने सोचा था कभी वो ऐसा तंत्र आएगा कि जब लोग चुनेंगे अपना शासक? लेकिन आज वो यथार्थ है। ऐसे ही हो सकता है हमारे आपके जीवन में ना आए, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल बाद समाज में वो स्थिति आएगी। ये मेरा एक तरह से दार्शनिक या वैचारिक विश्वास है। तो इसलिए मैंने लिखा कि मशाल जलती रहेगी, इस तरह के मुद्दे उठते रहेंगे और आंदोलन होंगे, सार्थक आंदोलन होंगे, उसका निराकरण भी होगा और फिर लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जरूर है कि मैं किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन के पक्ष में कतई नहीं हूँ, क्योंकि वो जो है वो अपने उद्देश्य से भी भटकता है, वो सत्ता को दमन का मौका भी देता है और उससे कोई चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। ये बात भगत सिंह तक ने स्वीकार की थी कि जब तक समाज संगठित होकर प्रतिरोध नहीं करेगा तो इस तरह की चीज़ों से जो है नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जब मैं आंदोलन की हम बात करते हैं तो हम एक सामूहिक प्रतिरोध की बात करते हैं, जो महात्मा गांधी ने जिसका रास्ता दिखाया था। अब आखिरी सवाल मेरा कि आपने अब तो पुस्तक लिखने की शुरुआत कर दी, और चूंकि बहुत विलंब से आपने शुरू किया, कायदे से आपकी पुस्तक 2 दशक पहले आ जानी चाहिए थी। जो आपका अनुभव है, जो आपकी का लेखकी कौशल है, तो अब चूंकि आप शुरुआत कर दिए हैं और यह पुस्तक मैं कहूँगा कि आप सारे लोग इसको खरीदिए। कैलाश सत्यार्थी ने इस
पर आवरण पर लिखा है, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि मैं 4 दशकों से जानता हूँ, गंभीर संवेदनशील पत्रकार हैं। आप लोग टेलीविज़न देखते रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी देखते रहे हैं डिजिटल, और अगर अखबार भी पढ़ते रहे हैं तो विनोद अग्निहोत्री जी का नाम कोई अजूबा नाम नहीं है, आप कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। पाखी ने इसको प्रकाशित किया है, 499 रुपये मूल्य है। पाखी पब्लिकेशंस की यह पुस्तक है। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे उपलब्ध है। और अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। तो यह पुस्तक खरीदें, पढ़ें। लेकिन अगली पुस्तक आप कौन सी लेके आ रहे हैं और अपने अनुभवों से किस तरह से आने वाली पीढ़ी को इस पुस्तक को, पहली बात तो ये आई, इसका श्रेय मेरी पत्नी श्रीमती अंजू को देना चाहिए, जिन्होंने मुझे बराबर टोका और बराबर कहा कि तुम्हारी किताब नहीं आ रही, बाकी सबकी किताबें आ रही हैं। और कई ऐसे जो हमारे मित्र थे उनकी किताबें, कई की किताबें आ गई, तो हमेशा वो टोकती थी किताब कब तुम्हारी आएगी, क्योंकि मैं कुछ लिख देता था फिर छोड़ देता था। और दूसरा जो पाखी के हैं प्रकाशक अपूर्व जोशी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी इसके लिए किया। हमारे एक सहयोगी दयाशंकर शुक्ला हैं, उन्होंने बहुत कई बार कहा कि आप लिखना चाहिए। तो इन सब मित्रों का सहयोग रहा, लेकिन मेरी पत्नी का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा इसमें लिखने में। अब मुझे लगता है अगली किताब भी मैं लिखूंगा और अगली किताब थोड़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी, और वो शायद मेरे पत्रकारी अनुभव से जुड़ी हुई किताब होगी। किस्सा गोई होगी, इसका मतलब आपने जो देखा है। मैं उसके विषय पर नहीं रिवील करूंगा क्योंकि बहुत दिलचस्प विषय है वो, लेकिन ये जरूर है मेरी अपनी जो पत्रकारिता का जो जीवन है उससे संबंधित होगी। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही किताबें लिखते रहें और जो युवा पीढ़ी है उसको उसके अतीत और उसके भविष्य दोनों से जुड़े बातों को, तथ्यों को परोसते रहें, बताते रहें और समाज को जागरूक करते रहें। जैसे आप अपनी बहसों में जागरूक करते हैं, लिखने में जागरूक करते हैं, अपने स्तंभों में जागरूक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, और साहित्य तक का भी धन्यवाद कि मुझे आपने आमंत्रित किया।